हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप मिलेगा आपको त्रिगीतम फोरम क्लब, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्हें भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या प्रोसीजर हैं ज्वाइन करने के और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अब ज़रा हम लोग देखेंगे आज के बाद कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसके बेस पर कितने सारे रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, सारे कुछ हम लोग देखने वाले हैं। अब ज़रा देख लो, अभी जो 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 सिस्टम से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर जिस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि बचपन में ना आप पढ़ते थे कि नाउन किसे कहते हैं, है ना, राम श्याम और दिल्ली लंदन, ये सारे मतलब नेमिंग वर्ड्स को या फिर प्लेस के नेम को, एनिमल के नेम को, किसी पर्सन के नेम को, ये सब नाउन कहते थे। इसी तरीके से आप एडजेक्टिव जानते थे कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को, जैसे कि ब्यूटीफुल, है ना, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल बोले तो गर्ल की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से इंटेलिजेंट बॉय कहेंगे तो बॉय की विशेषता इंटेलिजेंट बता रहा है। तो इस तरीके से वर्ड्स वाले जो थे ना, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, ये हम पढ़ चुके बचपन में किसको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अब आप लोग बचपन में नहीं रहे, है ना, अभी आप लोग बड़े हो चुके हो और ग्रेजुएशन लेवल का इंग्लिश पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, तो आपको इन चीज़ों को भूलना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि नाउन का डेफिनेशन ही गलत पढ़े थे आप, कि किसी भी नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं नाउन। अगर मैं अभी एक दो एग्जांपल दे दूं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किसी का नाम ही नहीं है, फिर भी वो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ज़रा समझना। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट किए थे बचपन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो इसके डेफिनेशन में एक चीज़ लिखा हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, कि किसी भी वर्ड को हम जो क्लासीफाई करते हैं उसके फंक्शन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके फंक्शन के बेसिस पर, ना कि किसी वर्ड को देखते ही। बात समझ रहे हो? तो किसी, मान लिया जाए कोई नाउन ऐसा है जो हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि ये नाउन है, अगर आप उस सेंटेंस में जाओगे किसी सेंटेंस में और उसका फंक्शन जो है वो नाउन का ना हो करके वहाँ पर वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो अब आप ग्रेजुएशन लेवल में ये पढ़ोगे कि हम जो भी डेफिनेशन रटे थे बचपन में, या फिर जो भी हमें समझाया गया था कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो आज के बाद आपको भूल जाना है वो सारे डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि कई बार आपका बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोई एडजेक्टिव आपका एडवर्ब बन जाए, कोई एडवर्ब आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कोई वर्ब जो है ये नाउन की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ रहे बात को? और कोई वर्ड नहीं हो सकता, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो। तो इन चीज़ों को आपको अब से फोकस करना पड़ेगा और उसके फंक्शन के बेसिस पर आपको तय करना पड़ेगा कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और फिर वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कब, जब हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको पहले ही कि हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स देख चुके हैं। जो आर्टिकल्स होता है ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये आर्टिकल्स जो होता है ये डिटर्मिनर का पार्ट होता है। डिटर्मिनर पढ़ो या फिर डिटरमाइनर पढ़ो, बात एक ही है। ठीक है, ये डिटरमाइनर एक चैप्टर होता है जिसका ही एक पार्ट होता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स अभी हम लोग देखे हैं, फिर नाउन देखे हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, प्रोनाउन देख लिए पूरा कंप्लीट। अब हम लोग एडजेक्टिव करने जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव के बाद हम लोग एडवर्ब देखेंगे और एडवर्ब के बाद हम लोग डिटर्मिनर देखेंगे। ठीक है, डिटर्मिनर्स वाले चैप्टर को देखेंगे। अब ये सारे चैप्टर देखने के बाद, मतलब 1 2 3 4 5 6 चैप्टर देखने के बाद एक कंबाइंड सेशन रखेंगे, और उस कंबाइंड सेशन में हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और वो आपको डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप पहचान नहीं पाते कि इसमें कौन सा वर्ड जो है ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, फिर एडवर्ब है। तो इसके कंबाइंड रूल के बेसिस पर अगर हम देखेंगे क्वेश्चंस को, है ना, उसमें पहचानना सीखेंगे, तो आप समझ पाओगे उसके पूरे फंक्शन को। ठीक है, और वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि इसके फंक्शन के बेसिस पर पूछा गया। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऐसा रूल मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया है। क्योंकि इसके कंबाइंड भी बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो आपको पहचानने में मदद करेंगे कि कौन यहाँ पर नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। तो
उसका हम लोग अलग से सेशन रखेंगे और वो डिटरमिनर चैप्टर पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि एडजेक्टिव पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको एडजेक्टिव को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हम कुछ अभी बेसिक रूल को देखने वाले हैं आज के सेशन में। अब जरा देखिए, यहाँ पर 222 रूल तक हम लोग पहले देख चुके हैं। अब 223 नंबर में क्या है देखते हैं। यहाँ पर कि सिंगुलर नाउन के पहले डिटरमिनर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी भी है कि हर एक सिंगुलर नाउन के पहले डिटरमिनर का आना जरूरी है, वरना वो गलत हो जाता है। लेकिन प्लूरल नाउन के लिए डिटरमिनर का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? मतलब अगर बॉयज़ है तो हम द लगा भी सकते हैं इसके पहले और नहीं भी लगा सकते, ये इसका कहने का मतलब है। लेकिन अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए डिटरमिनर का आना बहुत ज़रूरी है। अब डिटरमिनर्स होते क्या हैं ये आप समझ लो। अभी अभी बताया कि डिटरमिनर चैप्टर का ही एक पार्ट होता है आर्टिकल्स। फिर अब पॉजेसिव केस के कुछ प्रोनाउन जो डिटरमिनर की तरह भी काम करते हैं, जो ये सारे हैं, है ना। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हम लोग देख चुके थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं कुछ, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब किसी को इंडिकेट करना रहे कि ये फलां व्यक्ति मेरा भाई है, इस तरीके से, तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर है कि नाउन की संख्या मात्रा बताने वाले शब्द जो होते हैं इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। ज़रा देख लेते हैं इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे सम है, कुछ, ईच है, एवरी है ना। तो इस तरीके के जितने सारे शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ये किसी नाउन का संख्या बता रहा है या फिर मात्रा बता रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। कौन सारे शब्द को? ये जो मैं अभी घेर कर रखा हूँ, आर्टिकल्स को, पॉजेसिव केस के प्रोनाउन को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, और नाउन की संख्या और मात्रा बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। जैसे अभी हमने रूल में क्या देखा कि हर एक सिंगुलर नाउन के लिए एक डिटरमिनर का आना जरूरी है। अब जरा देखते हैं एक सेंटेंस में, यहाँ देखते हैं कि देयर इज़ कार इन द पार्क। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी देखें कि यहाँ पर कार जो है ये क्या है, एक आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसके पहले कोई ना कोई आपको लगाना पड़ेगा। क्या? इसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर को लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप लगा सकते थे दिस इज अ कार, देयर इज ए कार, है ना। यहाँ पर लगा सकते थे देयर इज ए कार इन द पार्क, है ना। या फिर ए को नहीं लगाना था तो आप पॉजेसिव केस के इसमें लगा सकते थे डिटरमिनर और कह सकते थे देयर इज़ माई कार इन द पार्क, ऐसे भी कह सकते हैं उसको, है ना। तो कोई ना कोई डिटरमिनर इसके पहले आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पर है नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, आई सॉ गर्ल हु वॉज डांसिंग इन द स्ट्रीट। अब जरा देखो यहाँ पर गर्ल जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसके पहले कोई भी डिटरमिनर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यहाँ पर आपको करना जरूरी है। क्या लिखोगे फिर? आई सॉ अ गर्ल, है ना। आई सॉ अ गर्ल और फिर द गर्ल, कुछ भी लगा दो, ठीक है। और यहाँ हु का प्रयोग हुआ है तो ए ना ही लगाओ तो ही सही है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आर्टिकल्स के रूल में कि अगर हु का इस्तेमाल हुआ है तो इसके पहले आने वाले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेट बना देता है। हु जो है इस नाउन को डेफिनेट बना देता है, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। और आर्टिकल होते क्या हैं? डिटरमिनर होते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आई सॉ द गर्ल हु वॉज डांसिंग इन द स्ट्रीट। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान क्या रखना था कि कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आए तो उसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना, जब मैं एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब पढ़ाऊंगा, उसके बाद डिटरमिनर, उसके बाद जो मैं कंबाइंड सेशन रखने वाला हूँ उसमें ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब डिटरमिनर जो है वो नाउन को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगा आपको। मतलब जहाँ भी आपने देख लिया इस डिटरमिनर को, मतलब ये सारे डिटरमिनर को आप जहाँ भी देख लेते हो तो ये समझ जाना कि ये किसी ना किसी नाउन के बदले आया है, और उस सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन होगा जिसके बदले ये सारे उपयुक्त हुए हैं। क्लियर? मतलब इसका अगर यूज है किसी सेंटेंस में, कहीं भी ए को देख लोगे तो समझ जाओगे कि ये किसी ना किसी नाउन के बदले आया है, मतलब वहाँ नाउन जरूर होगा उस सेंटेंस में। माई है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। दिस है, दैट है, तो वहाँ पर जरूर होगा किसी नाउन, कोई ना कोई नाउन। अब ध्यान देना है इस तरीके से कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, है ना। अब यहाँ पर कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो है ये कार नाउन है और यहाँ पर माई जो है ये आपका डिटरमिनर है, तो माई डिटरमिनर के लिए कार आ गया है, लेकिन दिस का कहाँ पर है नाउन? तो यहाँ पर दिस जो है ये डिटरमिनर की तरह काम नहीं किया, यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम किया है। जो हम लोग डिटरमिनर चैप्टर देखेंगे उसमें समझ जाएंगे कि डिटरमिनर और डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या फ़र्क है। वैसे भी आप समझ पा रहे हो कि
कि आप किसी कार की तरफ इंडिकेट कर रहे हो, इशारे करके बता रहे हो कि ये मेरा कार है ना। तो ये यहाँ पर दिस का प्रयोग जो है ये डिटर्मिनर की तरह काम नहीं किया है, यहाँ पर काम किया ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, है ना। और यहाँ पर माई कार जो है, यहाँ पर माई जो है ये है आपका क्या, ये है आपका डिटर्मिनर, है ना। और माई डिसाइड कर रहा है, माई से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई नाउन आया होगा, जैसे कार आया है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी सिंगुलर नाउन के लिए कोई ना कोई डिटर्मिनर वहाँ पर आना जरूरी है, उसके लिए, उस नाउन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे रूल्स को देख लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि एडजेक्टिव का यूज़ किसी नाउन के पहले होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं जैसे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाउन के पहले आता है, कुछ कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो नाउन के बाद भी आते हैं, ठीक है। अभी नहीं देखेंगे इसको, बाद में देखेंगे कभी। फिर यहाँ देखो, द पुअर बॉय वॉज ईटिंग अ रॉ मैंगो। अब यहाँ पर क्या है, देखो नाउन पहले आपको ढूंढना है। सबसे पहली बात अभी अभी बताया कि अगर द लगा है, ए लगा है, तो भाई जरूर इन दोनों के लिए दो नाउन का प्रयोग किया गया होगा। जैसे द के लिए यहाँ पर आया है बॉय, बॉय के लिए यूज हुआ है द। ये है, इसका मतलब ये किसके लिए आया है, मैंगो के लिए, और मैंगो यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर बॉय आपका नाउन है ना। तो दोनों नाउन के लिए अपने अपने यहाँ पर डिटर्मिनर लगे हैं। अब फिर दूसरे तरीके से कहें कि अगर डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर इन दोनों जगह, तो इन दोनों के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं नाउन का प्रयोग किया गया होगा, है ना। जैसे द के लिए है नाउन बॉय, और आपका ए के लिए आया था मैंगो, ठीक है। अब जरा देखो, किसी नाउन के विशेषता को कौन बताता है, कोई एडजेक्टिव बताता है। तो इस बॉय के पहले कौन आया है, पुअर, और पुअर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंगो के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, रॉ का, और रॉ यहाँ क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है मैंगो का, है ना। और फिर मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है। तो रॉ जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पर पुअर और रॉ को देखेंगे तो पता चलेगा कि नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो यही आपका रूल कह रहा है कि एडजेक्टिव का एक यूज जो है वो किसी नाउन के पहले होता है। जैसे यहाँ पर पुअर बॉय था, बॉय नाउन था और आपका पुअर एडजेक्टिव था। मैंगो नाउन है, रॉ आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव के पहले हम कई बार क्या होता है, एडवर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, और उस एडवर्ब के पहले हम डिटर्मिनर का भी इस्तेमाल करेंगे, और ये डिटर्मिनर लास्ट वाले नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, है ना। अभी देखेंगे सीक्वेंस में हम लोग उस चीज़ को भी देखेंगे। फिर देखो आगे, यहाँ देखो कि एडजेक्टिव के पहले एक या एक से अधिक एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये एडवर्ब से रिलेटेड है एडजेक्टिव का, देखो कैसे से। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर बोल सकते हैं इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी वेरी फास्ट को बोल जाओ। मान लो है यहाँ पर इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, अब ए का इस्तेमाल हुआ है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कंट्री के लिए। कंट्री यहाँ पर नाउन है ना। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अब ज़रा देखो, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ है, देखोगे कि कंट्री को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, डेवलपिंग। डेवलपिंग यहाँ पर क्या है, कहोगे सर आईएनजी का फॉर्म लगा है तो ये क्या होगा, वर्ब होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेवलपिंग जो है ये कंट्री की विशेषता बता रहा है, कंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए डेवलपिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है ना। अब इस डेवलपिंग को कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके का डेवलपिंग है, तो बहुत फास्ट, है ना। तो फास्ट है, ये किसी एडजेक्टिव का क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो फास्ट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। अब देखो कितना फास्ट, वेरी फास्ट, है ना। मतलब ये फास्ट को भी कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी, और वेरी भी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एक वर्ब की विशेषता और फिर एडजेक्टिव की विशेषता और फिर खुद अपने एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर रूल ये कह रहा है कि एडजेक्टिव के पहले एक या एक से अधिक एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेवलपिंग यहाँ पर आपका एडजेक्टिव था, है ना। और इसके पहले एक आया है और दो, मतलब दो एडवर्ब आए हैं इस डेवलपिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर। अभी कुछ कुछ मन में सवाल आपके आ रहे होंगे कि फास्ट को हम एडजेक्टिव क्यों नहीं कह सकते, वेरी को क्यों नहीं कह सकते। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ देर में, आपको टेंशन नहीं लेना। एक बार फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कैसे समझेंगे कि ये फास्ट और वेरी जो है ये नाउन की डिस्क्रिप्शन ना दे करके ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये दोनों डेवलपिंग को। कैसे समझेंगे इस चीज़ को, तो ज़रा देखो मैं बताता हूँ। इस तरीके से समझोगे आप, एक बार इसको पढ़ करके देखो कि क्या फास्ट कंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है और फिर डेवलपिंग को, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की या फिर नाउन को। यही कन्फ्यूजन हो सकता है।
तो यहाँ पर देखो फास्ट कंट्री, कोई कंट्री फास्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो फास्ट कंट्री, ये कंट्री की विशेषता नहीं बता रहा है, कोई डेवलप कर रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई ये जो डिस्क्राइब कर रहा है ये डेवलपिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि कंट्री को। अच्छा, फिर देखो वेरी को, वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी कंट्री होता है क्या? वेरी कंट्री नहीं होता, तो ये कंट्री को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? वेरी डेवलपिंग भी नहीं कर रहा, ये वेरी फास्ट कर रहा है, मतलब ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। फास्ट है, लेकिन कितना फास्ट है? बहुत फास्ट है ना। तो इस तरीके से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये दोनों जो हैं किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। जैसे फास्ट बता रहा था डेवलपिंग की विशेषता, वेरी बता रहा था फास्ट की विशेषता, है ना। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना था आपको कि एडजेक्टिव के पहले एक या एक से अधिक वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एडवर्ब आए थे इस डेवलपिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर स्ट्रक्चर देखते हैं एडजेक्टिव का क्या होता है और इसके सीक्वेंस को देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले को ही एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए सर, इतना समझ गए। अब जरा देखिए, एडजेक्टिव एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, फ्रेज कहने का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, और एक सेंटेंस या फिर क्लॉज भी हो सकता है। इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कहना क्या चाह रहा है ये। जैसे वर्ड हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं, बस इतने के बारे में पढ़ते आए हैं। फ्रेज और सेंटेंस को अगर बोल देते कि कोई फ्रेज भी हो सकता है एडजेक्टिव, या फिर कोई पूरा सेंटेंस या फिर किसी सेंटेंस का पूरा पार्ट जो क्लॉज कहलाता है वो पूरा का पूरा क्लॉज ही हो सकता है, आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। तो आपको लगता है सर ये आप क्या कह रहे हो, हम लोग तो बचपन में पढ़ते हैं कि कोई वर्ड को कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब आप लोग अपर लेवल में पहुंच चुके हो, है ना। और जैसे जैसे आप अपर लेवल में पहुंचते हो भाई, आपको अपर लेवल की चीज़ों को पढ़ना भी पड़ेगा। अब ज़रा बात करते हैं, देखो ये सारे तो वर्ड हैं, बचपन से जानते हैं, चलो ठीक है। फ्रेज की बात करते हैं तो देखो एक साथ एक से अधिक एडजेक्टिव हो सकते हैं। एक मतलब फ्रेज के बारे में बता रहा है। फ्रेज 3 तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से, अभी देखना कैसे। यहाँ पर है फ्रेज के बारे में कि एक साथ एक से अधिक एडजेक्टिव हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल रेड कार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ब्यूटीफुल रेड कार, है ना। यहाँ पर कार की विशेषता 2 एडजेक्टिव बता रहे हैं, तो एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया हुआ है ना। ब्यूटीफुल कार और रेड कार, दोनों कार की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और फिर क्या है कि एडजेक्टिव के पहले हम एडवर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, चलो बहुत सही है। जैसे यहाँ पर क्या है, बॉय है, बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? इंटेलिजेंट, है ना। कैसा बॉय है? इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। और कितना इंटेलिजेंट है? एक्सट्रीमली है ना। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है आपको। देखो कैसे। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि एक से अधिक एडजेक्टिव हो सकते हैं किसी मतलब किसी नाउन के पहले एक से अधिक एडजेक्टिव हो सकते हैं। अब सर एक्सट्रीमली है और इंटेलिजेंट है, क्या ये दोनों को हम नहीं मान सकते एडजेक्टिव, क्योंकि ये दोनों ही बॉय की विशेषता बता रहा है? तो ऐसा नहीं है। कैसे पहचानोगे कि कौन एडवर्ब है कौन एडजेक्टिव है? तो अभी से पहचानना सीख लो, अभी से ही, है ना। कैसे? जैसे बॉय के पहले इंटेलिजेंट आया है और एक्सट्रीमली भी आया है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर कार के पहले रेड भी आया है, ब्यूटीफुल आया है। क्या आप कहते हो कि रेड कार है? जी हाँ कहते हैं सर। ऐसा क्या कहते हो कि ब्यूटीफुल कार है? जी हाँ सर, ऐसे भी कहते हैं। चलो, तो ये दोनों मिलकर किसकी विशेषता बता रहा है? एक नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये दोनों कौन है? ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव हैं। अब एडवर्ब कैसे नहीं है जरा देखते हैं। मान लिया जाए इसको हम कुछ देर के लिए एडवर्ब मान लेते हैं और ये आपका एडजेक्टिव है ना। अब चेक करते हैं कि क्या ये एडवर्ब जो है ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। अब पढ़ना स्टार्ट करो। ब्यूटीफुल रेड, कोई रेड ब्यूटीफुल होता है क्या? ऐसा तो नहीं कहते ना, ऐसा तो नहीं कहते। मतलब रेड की विशेषता ब्यूटीफुल नहीं बता रहा, ये बता रहा है कार की विशेषता बता रहा है। कौन? ब्यूटीफुल भी, है ना। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों विशेषता बता रहे हैं कार की, और दोनों ही एडजेक्टिव हैं। इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं। कोई बॉय इंटेलिजेंट है? जी हाँ। कोई बॉय एक्सट्रीमली है? ऐसा कहते हैं कभी? सोच करके ज़रा देखो। जैसे समझाने का मतलब है कि ये दोनों में से कैसे पहचानेंगे कि दोनों एडजेक्टिव हैं और फिर इसमें से कोई एडवर्ब भी है। तो इस तरीके से चेक करो, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है? किसी एडवर्ब की विशेषता नहीं बताता या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता। एडजेक्टिव जो है
ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, किसी एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, किसी वर्ब की भी विशेषता बताता है ना। तो अब चेक करो, यहाँ पर इंटेलिजेंट बॉय कह सकते हैं। अगर ऐसा कह सकते हैं तो ये इंटेलिजेंट क्या हुआ, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। क्या एक्सट्रीमली बॉय होता है? नहीं होता सर। क्या होता है? कोई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है ना, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट की विशेषता एक्सट्रीमली बता रहा है, इसलिए किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पहचानने सीख गए कि क्या होता है, अगर एक ही नाउन के लिए दो दो तीन तीन चार चार जो भी एडजेक्टिव आता है, अगर उस नाउन की ही विशेषता बता रहा है तो हम तो इजीली पहचान जाएंगे कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें से कोई एडवर्ब भी है, तो एडवर्ब क्या करेगा, उस नाउन की विशेषता नहीं बताएगा, उस एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। और यहाँ पर फ्रेज में कह रहा है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव को फ्रेज के तौर पर लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि किसी नाउन के पहले एक से अधिक भी हो सकते हैं क्या, एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव के पहले आपका कोई एडवर्ब आ सकता है, जी हाँ ये भी सही है। फिर कह रहा है कि एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हीज आया है तो पहले रूल पर चले जाओ। हीज क्या है, यहाँ पर हीज आपका डिटरमिनर है। डिटरमिनर आ गया तो ये किसी ना किसी नाउन के बदले ही आया होगा, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये किस नाउन के बदले आया है, रिजल्ट के बदले। रिजल्ट यहाँ पर क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा देखो, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि एडजेक्टिव कहाँ दिख गया आपको, एडजेक्टिव आपको दिख गया सैड, है ना। क्या है ये, सैड है, कोई व्यक्ति है, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है ना। ही इज सैड, ही इज एक्सट्रीमली सैड, तो मान लिया जाए यहाँ पर ही इज लिखा हुआ है ना, ही इज लिखा हुआ है, तो ही की विशेषता बता रहा है कि ये सैड है। चलिए यहाँ तक सही है। अब जरा देखो, इस सैड की विशेषता कौन बता रहा है, एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पर बता रहा है कि कोई फ्रेज जो होता है वो एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के फॉर्मेट में भी होता है। तो यहाँ पर पहचान गए कि सैड क्या है आपका, किसी ही की विशेषता बता रहा है ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो सैड यहाँ पर एडजेक्टिव है। अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है। हिज रिजल्ट जो है ये आपका क्या है, हिज तो डिटरमिनर है, रिजल्ट आपका नाउन है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक नाउन है और इसके पहले प्रीपोजिशन है, इसके पहले आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव का। किस तरीके से कि एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन आ सकता है और उसके बाद नाउन आ सकता है, जैसे सैड अबाउट हिज रिजल्ट। समझ गए बात को? तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। बस इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान रखो। जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने के बाद एडवर्ब पढ़ेंगे, डिटरमिनर पढ़ेंगे, उसके बाद जो चैप्टर आने वाला है जो मैं इसके पहले डिस्कस किया, उसमें ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होंगे, है ना। अब जरा बात करते हैं आगे। एडजेक्टिव जो है एक क्लॉज भी हो सकता है, मतलब कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। अभी देखे थे रूल में, देखो कि एक जो एडजेक्टिव होता है ये आपका वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है, फिर पूरा सेंटेंस हो सकता है। अब हम लोग फ्रेज के 3 स्ट्रक्चर देख लिए यहाँ पर। अब पहचानेंगे फ्रेज तो हो गया, वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, है ना। अब देखेंगे सेंटेंस या फिर क्लॉज किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है एडजेक्टिवल क्लॉज जो होता है, एडजेक्टिवल क्लॉज जो होता है ये किसको कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि रिलेटिव क्लॉज को ही कहते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज। आज के बाद इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। और पिछले क्लास में भी हम क्या किए हैं, रिलेटिव क्लॉज के बारे में काफ़ी डिस्कस किए थे। जैसे ये दोनों सेंटेंस पिछले ही क्लास में था, है ना, सेम सेंटेंस। तो यही कह रहा है कि रिलेटिव क्लॉज एक एडजेक्टिवल क्लॉज या फिर एडजेक्टिव का काम करता है, जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे यहाँ पर क्या है, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं किसको, ये तो पहले देख चुके हैं, हु दैट विच, ये सारे से सेंटेंस जो स्टार्ट होता है उसको ही कहते हैं क्या, रिलेटिव क्लॉज। यहाँ पर क्या है रिलेटिव क्लॉज, हु इज एन आर आई, हुज आउटर पेंटिंग हैज़ फेडेड, इसको कहते हैं क्योंकि हुज और हु से स्टार्ट हुआ है। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो क्लॉज है ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो माई एल्डर ब्रदर, जो कि क्या है, नाउन है ना। माई हाउस क्या है आपका, नाउन है। समझ रहे बात को, समझ गए बात को। अब इन दोनों के बारे में ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है और फिर जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो इस रिलेटिव क्लॉज को ही कहते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज। तो आज के बाद आपको समझ जाना है कि एडजेक्टिवल क्लॉज कहते किसको हैं, कौन से क्लॉज को
एडजेक्टिव वाला क्लॉज कहते हैं, जो रिलेटिव क्लॉज होता है उसको ही कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अब कहोगे कि सर यहाँ आप इस पूरे को नाउन ही कह दे रहे हो, जबकि नाउन सिर्फ यहाँ पर ब्रदर है। जी हाँ, नाउन ब्रदर है, लेकिन नाउन के पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिटरमिनर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नाउन के अंदर काउंट होगा। अब ये जो है ये किस तरीके का भाई है? तो एल्डर ब्रदर है, मतलब बड़ा भाई है उससे। बड़ा कहने का क्या मतलब है कि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है ना। तो इस तरीके से कंबाइंड हम बोल सकते हैं कि ये नाउन का एक तरह से फ्रेज भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो मेन वर्ड यहाँ पर ब्रदर है, और ब्रदर के पहले हम इजीली लिख सकते हैं किसी डिटरमिनर को, और किसी नाउन के पहले हम उसका एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो देखा जाए तो इस ब्रदर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये वाला पार्ट दे रहा है, जो कि रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज इसलिए क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है, और इसको ही कहते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज। क्लियर यहाँ तक? तो अभी आप देख रहे हो कि एक वर्ड भी हो सकता है, कौन? एक एडजेक्टिव। कोई फ्रेज भी हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, और पूरा का पूरा क्लॉज हो सकता है एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव 3 तरीके से आता है, वर्ड के रूप में भी, फ्रेज के रूप में भी, और क्लॉज के रूप में भी। ये समझाना था इस रूल में। क्लियर? अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लो 227 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी नाउन के पहले अगर डिटरमिनर, एडजेक्टिव और मॉडिफायर्स आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। कैसे? यानी कि फ्रेज का सीक्वेंस ऐसा होगा, है ना। फ्रेज के तौर पे ही आएगा ये। फ्रेज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही तो फ्रेज कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही फ्रेज कहते हैं। उसमें डिटरमिनर होगा, एडजेक्टिव होगा, मॉडिफायर होगा, नाउन होगा। अभी समझाएंगे, है ना, कि मॉडिफायर होता क्या है। अब जरा देख लो, तो इस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। इस नाउन के बारे में ही ये वाला क्या बता रहा है? डिटरमिनर, है ना, और इस डिटरमिनर की विशेषता एडजेक्टिव भी बताएगा। लेकिन अगर वहाँ पर मॉडिफायर आ गया तो उस मॉडिफायर को हम एडजेक्टिव के बाद रखेंगे और नाउन के जस्ट पहले रखेंगे। मॉडिफायर्स होता क्या है ये अभी हम लोग समझेंगे। देख लो, शॉर्ट में समझ लो मॉडिफायर क्या क्या होते हैं। मॉडिफायर 2 चीज़ होते हैं। मॉडिफायर 2 चीज़ को कहते हैं, मतलब कुछ वैसे भी नाउन होते हैं जो नाउन का काम ना करके वो एडजेक्टिव का काम करे, तब उसको क्या कहेंगे? मॉडिफायर कहेंगे। जैसे कि, अच्छा दूसरे तरीके से इसको समझो कि वैसे नाउन जो होते हैं जो कि 2 नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बनाता है ना, तो कंपाउंड नाउन बनाने वाले नाउन को भी क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे वाले नाउन के, मतलब अपने बगल वाले नाउन की विशेषता बता रहा होता है। क्लियर? दूसरा मॉडिफायर होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, है ना, वर्ब, मतलब वी का 3rd फॉर्म, और आपका वी का 4th फॉर्म जिसको आप लोग आईएनजी फॉर्म कहते हो, है ना। तो इन दोनों वर्ब को भी क्या कहते हैं? मॉडिफायर ही कहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम जो है ये वर्ब का काम ना करके कोई एडजेक्टिव का काम करता है। बात समझ रहे हो? अभी डिटेल में भी देखेंगे। अब ज़रा देखो, कह सकते हैं ए कंट्री, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्री आपका नाउन है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये बता रहा है ना। और ये क्या है? आपका डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर और नाउन हो गया एक साथ। फिर है ए डेवलप्ड कंट्री, है ना। अब कंट्री यहाँ पर क्या है भाई? कंट्री यहाँ पर नाउन है। मतलब कोई डिटरमिनर आया तो इसके लिए जरूर एक नाउन आया होगा, सिंगुलर नाउन, है ना। तो कंट्री यहाँ पर नाउन है। इस कंट्री की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिर एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या है? नाउन है। एन आपका डिटरमिनर है। चलिए ये सीक्वेंस आपका फॉलो कर रहा है। फिर ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, है ना। न्यू क्या है आपका? ये आपका एडजेक्टिव बता रहा है, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, मतलब ये विशेषता बता रहा है। तो अभी देख रहे हैं कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव प्लस नाउन एक तरह से काम कर रहा है। अब जरा देखो, एन एक्सपर्ट टैक्सी ड्राइवर, एन आया है तो इसके लिए नाउन जरूर आया होगा, और नाउन आपका क्या है? ये वाला है। टैक्सी ड्राइवर होता है, जी हाँ होता है। टैक्सी ड्राइवर जो होता है ये कंपाउंड नाउन की तरह काम करता है ना। टैक्सी ड्राइवर, जैसे कहेंगे स्कूल बैग, है ना। स्कूल बैग आपका क्या है? एक तरह से कंपाउंड नाउन बना रहा है। तो स्कूल भी नाउन है यहाँ पर, समझो बात को। स्कूल भी यहाँ पर नाउन है। स्कूल बैग में आपका क्या है? स्कूल आपका नाउन है और बैग भी आपका नाउन है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस स्कूल को, इस बैग का हम कहेंगे मॉडिफायर। क्यों कहेंगे मॉडिफायर? क्योंकि ये नाउन होते हुए भी इस बैग की विशेषता बताने का काम कर रहा है, फिर कंपाउंड नाउन बना रहा है, इसलिए इसको कहेंगे मॉडिफायर। और इस मॉडिफायर को हम एडजेक्टिव के बाद रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से टैक्सी है आपका, तो टैक्सी भी नाउन है और ड्राइवर भी नाउन है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर आपका एक कंपाउंड नाउन बनाता है। तो कंपाउंड नाउन बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर है एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट कौन है? ड्राइवर है। तो ड्राइवर की विशेषता एक्सपर्ट बता रहा है, तो ये
ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो सीक्वेंस में देख पा रहे हो कि यहाँ पर पहले क्या आया है आपका एन आया है। एन क्या है आपका डिटर्मिनर है। एक्सपर्ट क्या है एडजेक्टिव है। टैक्सी क्या है आपका एक मॉडिफायर है जो कि कंपाउंड नाउन बनाता है ड्राइवर के साथ। क्लियर आता है। तो ये भी आपका सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। जैसे सम नॉटी स्ट्रीट बॉयज़, स्ट्रीट बॉयज़, स्ट्रीट आपका नाउन है, प्लेस का नाम है ना, फिर बॉयज़ है आपका नाउन। अब जरा देखो ये प्लूरल में है बॉयज़, इसके लिए हम डिटर्मिनर दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते है ना। तो यहाँ पर सम लिखा हुआ है, सम है मतलब क्या, सम है इसका मतलब क्या, ये डिटर्मिनर है बॉयज़ के लिए। फिर स्ट्रीट जो है ये आपका बॉयज़ के साथ क्या कर रहा है, एक कंपाउंड नाउन बना रहा है, इसलिए इसको मॉडिफायर कहेंगे। फिर है नॉटी बॉय, नॉटी किसके बारे में बता रहा है, बॉयज़ के बारे में। सारे बच्चे क्या हैं, नटखट हैं। तो नॉटी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मॉडिफायर और फिर बॉयज़। क्लियर यहाँ तक। अब मॉडिफायर के बारे में समझो, पहले रूल को एक बार रिवाइज कर लो कि किसी नाउन के पहले अगर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मॉडिफायर आता है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब फिर इसको आप कह सकते हो मॉडिफायर के जगह पर कह सकते हो कि ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कंपाउंड नाउन है। फिर इसके पहले एडजेक्टिव आया है, फिर डिटर्मिनर आया है। समझ रहे हो बात को। तो इसको कंपाउंड नाउन में इसलिए बोल दिया ताकि आपके ध्यान में बैठा रहे। हालांकि मॉडिफायर के जगह पर कई बार सिर्फ नाउन नहीं आता, इसके जगह पर आपके V3 और V4 भी आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखो मॉडिफायर्स का क्या मतलब है कि वैसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव ना होते हुए भी किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। एडजेक्टिव ना होते हुए भी, मतलब कई बार ये वर्ब हो जाएगा, कई बार ये नाउन हो जाएगा, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, कोई एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। अब जरा देखते हैं यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन कौन है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आपका क्या होता है V4 है ना, ING वाला फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल जो कि V3 होता है। ये दोनों भी मॉडिफायर का काम करते हैं। जैसे स्विमिंग पूल है ना, यहाँ पर ING वाला फॉर्म है, फिर भी ये पूल की विशेषता बता रहा है, तैरने वाला पूल है ना। तो यहाँ पर समझ गए। एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई पर्सन है एक्सपीरियंस्ड है, ये V3 है यहाँ पर। फिर टायर्ड मैन, कोई मैन है जो काफ़ी टायर्ड है, ये V3 है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये सारे वर्ड जो हैं, स्विमिंग, एक्सपीरियंस, टायर्ड, ये सारा वर्ब के जैसा काम ना करके ये अपने आगे आने वाले नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सारे क्या कहला गए, मॉडिफायर। ठीक है। अब नाउन मॉडिफायर भी होता है, एक वर्ब मॉडिफायर। अब देख लिए यहाँ पर नाउन मॉडिफायर है जो कंपाउंड नाउन बनाते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर है ना, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जो अभी देखे थे। फिर है बेड शीट, बेड भी है नाउन, शीट भी है नाउन, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बेड शीट हो जाता है। फिर है मॉर्निंग वॉक है ना, मॉर्निंग भी नाउन, वॉक भी नाउन। समझ रहे बात को। स्कूल बैग, स्कूल भी नाउन, बैग भी नाउन, लेकिन दोनों मिल करके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। इसलिए ये जो अगला वाला जो आपका नाउन है, ये पिछला वाला नाउन क्या कर रहा है, मॉडिफायर का काम कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर यहाँ तक। तो मॉडिफायर भी आप समझ गए। फिर से इस रूल को एक बार रिवाइज कर लो कि किसी नाउन के पहले अगर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मॉडिफायर आता है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मॉडिफायर, फिर नाउन। ये स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग एडवर्ब और डिटर्मिनर के बाद एक चैप्टर, कंबाइंड चैप्टर देखेंगे, तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि सर आप बोले थे कि डिटर्मिनर जो है ये नाउन के पहले आता है, तो सर पता चल रहा है कि नहीं ये एडजेक्टिव के पहले आ गया है ना, फिर ये मॉडिफायर के भी पहले आ गया, क्यों हो गया सर ऐसा। तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि किसी नाउन को कोई मॉडिफाई भी कर सकता है, कोई वर्ड, कोई उसकी विशेषता एडजेक्टिव के रूप में भी बता सकता है, और इसके लिए तो एक डिटर्मिनर का इस्तेमाल होता है। तो इसका सीक्वेंस इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं अगले रूल के बारे में। देखो ये काफ़ी लोग याद नहीं कर पाते, तो इसके लिए एक ट्रिक भी बता दिया हूँ, देख लो। यहाँ पर बोल रहा है कि जब एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो तो इस सीक्वेंस में होता है। किस सीक्वेंस में होता है सारे एडजेक्टिव, जैसे देखो अभी आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख पाओगे। बहुत सारे, मान लिया जाए किसी नाउन है, कोई मेन नाउन है जो कि लास्ट में आया है यहाँ पर, कोई मेन नाउन की विशेषता बहुत सारे एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव कर रहे हैं, इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहला आएगा आपका क्वांटिटी और फिर नंबर वाला। ठीक है, अगर आप देखे होंगे इसके पहले मैं जब डिटर्मिनर का डेफिनेशन बताया, फिर उसके टाइप्स बताया, तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि डिटर्मिनर कौन थे, उसमें से एक था जो क्वांटिफायर्स था। क्वांटिफायर्स कहने का मतलब जो नंबर और क्वांटिटी को बता रहा है ना। तो वो सारे जैसे सम, ऑल, ये सारे वर्ड जो होते हैं, 1 2 3, ये सारे जो वर्ड होते हैं नंबर वाले, ये सारे वर्ड को क्या कहते हैं हम, क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। और ये किस तरीके का काम करता है, ये काम करता है आपका डिटर्मिनर की तरह। और अभी अभी देखे थे स्ट्रक्चर में पहले, इसके पहले कि डिटर्मिनर सबसे पहले आता है, तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा। सबसे लास्ट में मेन नाउन रहता है, ये भी याद हो जाएगा आपको, है ना। अब बात करते हैं आगे कि क्वांटिटी तो सर समझ गए, इसके बाद क्या होता है, ओपिनियन होता है। क्या होता है आपका,
ओपिनियन होता है। ओपिनियन जो होता है ये जनरल भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है। क्या होता है? ओपिनियन मतलब एक जनरल होता है जो हर किसी के लिए यूज होता है, पूरा यूनिवर्सल के लिए। बात समझ रहे हो? एक स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मान लिया जाए किसी चीज़ के बारे में मेरा अपना विचार है, ओपिनियन है। क्या है? अपना विचार, अपना ओपिनियन है। तो ये मेरे खुद के लिए ऐसा ओपिनियन है। कोई चीज़ को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के अगर मेरा खुद का विचार है, चाहे आपका खुद का एक इंडिविजुअल विचार है, तो स्पेसिफिक कहलाएगा। तो इस सीक्वेंस को भी याद रखना कि अगर दो विचार दे रखे हैं, दो विचार एक साथ दे रखे हैं, तो जो उसमें से जनरल होगा, जो सबके लिए लागू होगा, वो पहले आएगा, उसके बाद स्पेसिफिक आएगा। जैसे मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे मैं कोई किसी चीज़ को लेकर के एक ओपिनियन बता दूँ। जैसे कि मैं बताऊँ कि एक ब्यूटीफुल कार है ना? क्या है? ब्यूटीफुल कार है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल जो है ये आपका ओपिनियन है। अब ये कैसा ओपिनियन है? मान लिया जाए कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उसके पास एक टूटा हुआ सा पुराना सा एक कार है। मान लो टूटा हुआ नहीं है लेकिन पुराना है। भाई उस गरीब व्यक्ति के लिए ये ब्यूटीफुल जो शब्द है ना, ये सार्थक होगा। लेकिन अंबानी के फैमिली का कोई व्यक्ति है, कोई पुरानी सी कार है उसके पास, वो कहेगा वो ब्यूटीफुल है? नहीं। तो ब्यूटीफुल कहना, इस कार के लिए ब्यूटीफुल कहना एक ओपिनियन है। एक ओपिनियन है कि एक गरीब के लिए ये ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन अमीर व्यक्ति के लिए ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे भी ब्यूटीफुल कार को वो खरीद सकता है। तो यहाँ पर ओपिनियन है ब्यूटीफुल। देख पा रहे हो? तो ये कोई स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक ओपिनियन है ये स्पेसिफिक है ना, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए। लेकिन अगर जैसे मैं कह दूं कि कॉस्टली कार है, क्या है? कॉस्टली कार है, ठीक है। तो ये गरीब के लिए क्या हो सकता है? अपना ओपिनियन हो सकता है, वो बोलेगा नहीं ये कॉस्टली, मतलब गरीब बोल सकता है ये कॉस्टली है। अमीर लोग कह सकते हैं नहीं ये तो अभी भी चीप है ना, सस्ता है। तो ये स्पेसिफिक है हर किसी के लिए। लेकिन जनरल की बात करें कि जनरल किसको कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि कॉस्टली स्पोर्ट्स कार है ना, अगर कह दें कि यहाँ पर है कॉस्टली स्पोर्ट्स कार। अब यहाँ पर जो कॉस्टली है ना, इस स्पोर्ट्स, जैसे ही स्पोर्ट्स की गाड़ी है, तो हर कोई जानता है कि स्पोर्ट्स कार जितनी होती हैं वो सारे कॉस्टली ही होती हैं, मतलब वो सबके लिए अप्लाई है। बात समझ रहे हो? तो ये जनरल ओपिनियन हो गया। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि जनरल और स्पेसिफिक क्या होता है। चलिए, थोड़ा सा मैं कोशिश किया कि आप समझ पा रहे होगे। वैसे भी आपको क्या करना है, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। इसके बाद ओपिनियन के बाद आता है साइज़, कोई वस्तु के साइज़ आता है। फिर उसका एज आता है, मतलब कोई पुराना है, कोई कितना न्यू है, कोई कितना मॉडर्न है। तो न्यू, मॉडर्न, ये सारे शब्द एज के अंदर आ जाते हैं, है ना। और फिर ईयर्स में दे दे 25 ईयर्स, इस तरीके से, तो यहाँ पर एज में आ जाएगा वो। फिर शेप है, मतलब कोई राउंड है, कोई ट्रायंगुलर है, कोई स्क्वायर में है, तो वो सारे शेप हो गए, है ना। फिर आपका कलर है, कलर समझ रहे हो। ओरिजिन मतलब नेशनैलिटी, मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट है या फिर जापानीज़ है, अमेरिकन है, इंडियन है, तो ये सारे यहाँ पर होगा। फिर अब पर्पस, पर्पस कहने का क्या मतलब, जैसे मैंने अभी बताया कॉस्टली स्पोर्ट्स कार, ठीक है। अब यहाँ देखो, कॉस्टली जो है ये तो ओपिनियन है, हम लोग देख चुके हैं कि ये विचार है किसी का। स्पोर्ट्स जो है ये क्या है, इस कार का पर्पस है ना। ये कार किस लिए खरीदी गई है? स्पोर्ट्स के लिए। बात समझ रहे हो? खेल के लिए। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे कि ये पर्पस का क्या मतलब है, स्पोर्ट्स। अब जरा देखो, फिर अब मटेरियल, मतलब ये किस वस्तु से बना हुआ है ना। कोई वॉच जो है वो गोल्ड का है, सिल्वर का है, या फिर स्टील का है, तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। कोई बॉल है वो प्लास्टिक का है ना, तो वो मटेरियल है। फिर मेन नाउन किस तरीके से याद रखोगे, शॉर्ट में इस तरीके से याद रखो, नो, लास्ट में पीएम और बीच में सेस्को, है ना। नो सेस्को पीएम, इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो। नो का मतलब एन से नंबर या फिर क्वांटिटी, दोनों को साथ में याद रखना है। फिर ओपिनियन, फिर एस से है आपका साइज़, फिर है एज, फिर है एस से शेप, फिर है कलर, फिर है ओरिजिन, उसके बाद है आपका पर्पस है, फिर है आपका मटेरियल, और फिर मेन नाउन, क्योंकि मेन नाउन के बारे में ये पहले ही आएगा सब, है ना। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ लिया हूँ, देखो यहाँ पर है टू कॉस्टली यूजलेस ब्यूटीफुल बिग न्यू रेड अमेरिकन स्पोर्ट्स कार। अब क्या कहने का मतलब, इसके सीक्वेंस को समझो। सबसे पहली बात, अभी हम लोग देखे, क्या देखे कि नो सेस्को, फिर से ऊपर करके मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि सबके लिए आसान हो जाए। यहाँ पर क्या था सीक्वेंस में, नो सेस्को पीएम, है ना। अब इसमें देखो एन से था नंबर और फिर क्वांटिटी, नंबर आया है, सही है। ओपिनियन, ये कॉस्टली है, किसी के लिए ये कॉस्टली हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ये ओपिनियन है किसी का। अब जरा देखो यहाँ तक आप समझ गए। फिर है यूजलेस, टू कॉस्टली यूजलेस। अब यहाँ पर देखो यूजलेस जो है ये भी आपका ओपिनियन है, इसके जगह पर ब्यूटीफुल हो सकता है, ये भी ओपिनियन है ना। अब जरा देखो फिर एस से क्या है आपका, एस से है आपका साइज, बिग साइज है, स्मॉल साइज है, आ गया। ए से है आपका एज, जो कि न्यू है, मॉडर्न है, ये भी समझ गए बात को। फिर यहाँ पर शेप नहीं दे रखा है, मतलब शेप अगर रहा तो, है ना, तो वहाँ पर शेप को लेना है। फिर यहाँ पर कलर है, रेड है। फिर है ओरिजिन, अमेरिकन है। फिर है पी से आपका पर्पस, तो ये स्पोर्ट्स के लिए ये कार है। और ये आपका मटेरियल है, मटेरियल तो कार के पहले नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर मेन नाउन आता है आपका, है ना, मेन नाउन आता है जो कि कार की विशेषता बता रहे सारे मिल करके। तो इसमें से कोई भी 2-3 या फिर बहुत सारे रह सकते हैं एडजेक्टिव, तो उसका सीक्वेंस आप समझ गए कि किस सीक्वेंस में होता है। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये पूछा गया एमबीए के किसी एग्जाम में कि ही कैरीड हिज क्लोथ्स इन अ ब्लैक हेवी स्टील ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है कोई पेटी, है ना, पेटी में वो ले करके जा रहा था क्लोथ्स को। अब देखो ही कैरीड हीज क्लोथ्स, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इन अ ब्लैक हेवी स्टील ट्रंक, ये ट्रंक जो है पेटी है, इसकी विशेषता कितने चीज़ बता रहे हैं ये अब देखो। यहाँ पर बता रहे हैं सबसे पहली बात कि इसके लिए एक डिटरमिनर का इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए 1 2 3 और 1 4 3, है ना, 3 इसके क्या है विशेषता बता रहे हैं, ब्लैक हेवी स्टील। बात समझ रहे हो। अब जरा गौर करो कि यहाँ पर क्या है। अभी नो सेस्को पीएम में देखे थे, है ना, कि सबसे लास्ट में आता है मटीरियल, तो यहाँ पर सबसे मटेरियल ये स्टील का बना हुआ है, ये अपने जगह पर करेक्ट है। तो एरर भी होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कैसे, जैसे ब्लैक हेवी है, क्या है, ब्लैक हेवी। अब कलर था तो यहाँ पर लिखो नो सेस्को, चल क्यों नहीं रहा पेन, नो सेस्को, है ना। अब जरा देखो यहाँ पर देख पा रहे होगे आप कि ब्लैक है, ब्लैक क्या है, कलर है ना। और यहाँ पर जो हेवी है ये किस चीज़ को बता रहा है, ये बता रहा है कोई ओपिनियन, किसी का ओपिनियन है। मान लिया खली है उसके लिए, और जो मिस्टर खली है उसके लिए तो बहुत बड़े बड़े सामान भी हेवी नहीं लगता है ना, लेकिन हम लोग को लगता है। तो ये एक तरह का ओपिनियन है, और फिर डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो उसको। अब जरा देखो ब्लैक क्या है, कलर जो है ये ओपिनियन के बाद आया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक को लिखना पड़ेगा यहाँ हेवी के बाद। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, देख लो कि ही कैरिड हिज क्लोथ इन अ हेवी ब्लैक स्टील ट्रंक। समझ लो, तो पहले यहाँ पर आएगा हेवी, बाद में आएगा ब्लैक। क्लियर यहाँ तक। फिर यहाँ पर क्या है, माई ब्रदर ब्रॉड सम प्लास्टिक स्मॉल रेड बैड चाइनीज टॉयज फॉर माई नेफ्यू। अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताया जा रहा है, टॉयज की विशेषता। कितने शब्दों से, ये सारे शब्दों से। अब यहाँ पर देख रहे हो सम का इस्तेमाल हुआ है, सम का इस्तेमाल हुआ मतलब डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है। डिटर्मिनर सबसे पहले ही रहता है, मतलब उसमें नो में जो एन था वो नंबर को बता रहा था, फिर क्वांटिटी को, जो कि यहाँ पर ये सम आया है, अपने जगह सही है। प्लास्टिक कोई मटेरियल का बना है, और मटेरियल में देखे थे पीएम लास्ट में था, है ना। यहाँ पर क्या था, एम, ये था पी से पर्पस, तो मटेरियल सबसे लास्ट आ रहा था। तो टॉयज के सबसे नज़दीक कौन आएगा, सबसे नज़दीक आएगा आपका प्लास्टिक। तो इस प्लास्टिक को यहाँ से हटा करके क्या करना पड़ेगा, इस टॉयज के पहले रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा प्लास्टिक। ठीक है, क्लियर। आज पेन नहीं चल रहा अच्छे से, तो देख लेंगे इसको, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर क्या रह रहा है आपका, अब यहाँ देख रहे हो कि प्लास्टिक जो है यहाँ पर है आपका, है ना। अब ये प्लास्टिक आपका टॉयज के जस्ट पहले आएगा, क्लियर, क्योंकि मटेरियल सबसे लास्ट में आता है, सम सबसे पहले आता है, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, नो सेस्को पीएम, ठीक है। मटेरियल सबसे लास्ट में आता है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। प्लास्टिक सबसे लास्ट आएगा, नो से नंबर आता है या फिर क्वांटिटी आता है जो कि सम है, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर टॉयज, टॉयज से पहले और कौन कौन सा आया है, इसमें पर्पस दे रखा क्या, नहीं दे रखा है ना। अब देखो ओपिनियन दे रखा है, एक चीज़ ओपिनियन यहाँ पर दे रखा है, वो क्या है, बैड है। तो बैड को क्या रखना पड़ेगा, मतलब कोई टॉय जो है
ये बैड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है ना। तो ये बच्चे के ओपिनियन पर निर्भर करता है। तो ओपिनियन को किसके पहले रखना पड़ेगा, मतलब किसके बाद रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माई ब्रदर बॉट सम बैड, ठीक है, बैड। अब स्मॉल रेड और चाइनीज में बताओ। चाइनीज जो है यह है आपका क्या, ओरिजिन है। तो यहाँ पर ओरिजिन देख पा रहे हो, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉयज़ के पहले आपका प्लास्टिक आएगा, प्लास्टिक के पहले आपका चाइनीज आएगा, ओरिजिन, जो कि बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर कलर आएगा, इसके पहले कलर आएगा जो कि यहाँ पर रेड होगा, है ना। और स्मॉल अपने जगह पर साइज में सही है। तो अगर देखा जाए तो पूरे किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर आप लिख पाओगे इस तरीके से। कैसे, माई ब्रदर ब्रॉट सम, यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद सम के बाद ओपिनियन, तो यहाँ पर होगा बैड। यहाँ पूरा लिख देता हूँ, सम बैड। फिर आपको लिखना पड़ेगा ना इसके साइज के बारे में, है ना। तो लिखोगे सम बैड स्मॉल, उसके बाद लिखोगे आप कलर को रेड, उसके बाद लिखोगे क्या, चाइनीज प्लास्टिक टॉयज़। क्लियर, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है। हालांकि को एग्जाम में इतने लंबे नहीं पूछे जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिया जाएगा आपको, है ना। 3 कोई इसमें से उसको आपको सेलेक्ट कर, तो आप सीक्वेंस में याद रखोगे। फिर यहाँ पर क्या दे रखा, देखो, यह द शॉपकीपर डिस्प्लेड अ बेड कॉटन। अब देखो, शीट जो है आपका, ये बेड शीट के साथ क्या बनाता है, कंपाउंड नाउन। तो बेड को यहाँ पर रखना पड़ेगा, उसके पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, मटेरियल को। समझ गए बात को। तो यहाँ पर रखोगे द शॉपकीपर डिस्प्लेड अ कॉटन बेडशीट, ठीक है, क्योंकि बेडशीट आपका कंपाउंड नाउन बनाता है। उसके पहले आप क्या करोगे, किसी एडजेक्टिव को रखोगे, क्योंकि बेड आपका नाउन है, ये भी नाउन है। समझ रहे बात को। ये मटेरियल नाउन है जो कि किसी की विशेषता बताता है, और मटेरियल को हम किसके पहले रखते हैं, नाउन के पहले। यह भी देख लिए, यहाँ तक क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि आपको काम आएंगे जब मैं कंबाइंड क्लास लूँगा सारे चैप्टर्स का। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट रूल था आज की क्लास में कि सिंगुलर नाउन के पहले डिटर्मिनर का आना आवश्यक होता है। डिटर्मिनर कहते हैं किसको, आर्टिकल्स को, पोसेसिव केस वाले को, डेमोन्स्ट्रेटिव केस वाले प्रोनाउन को, और फिर नाउन, वैसे नाउन जो संख्या और मात्रा को बताने वाले शब्द होते हैं, मतलब नाउन की संख्या और मात्रा बताने वाले शब्द होते हैं, उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखना था, देयर इज़ अ कार इन द पार्क, और फिर देयर इज़ माई कार, और फिर देयर इज़ योर कार इन द पार्क, इस ऐसे भी कह सकते हैं। फिर आई सॉ द कार, है ना, यहाँ पर द ही होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हु जो है ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है, और यहाँ पर स्पेसिफाई करने की वजह से आपका डेफिनेट प्रोनाउन आएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर है कि एडजेक्टिव का यूज जो होता है ये किसी नाउन के पहले होता है, ये तो हम पहले जानते हैं, ठीक है, ये तो हम पहले से जानते हैं। एडजेक्टिव के पहले एक या अधिक एडवर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फास्ट भी था, डेवलपिंग को डिस्क्राइब कर रहा था, वेरी भी जो था डेवलपिंग को डिस्क्राइब कर रहा था, ये दोनों ही एडवर्ब हैं। तो एक से अधिक एडवर्ब आ गया एडजेक्टिव के पहले, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। फिर एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। ये वर्ड भी हो सकता है, ये फ्रेज भी हो सकता है, ये कोई क्लॉज भी हो सकता है। वर्ड में हम बचपन से पढ़ते हैं इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, और फ्रेज को देख रहे हैं कि एक से अधिक एडजेक्टिव हो सकते हैं फ्रेज में, है ना। जैसे ब्यूटीफुल कार एक फ्रेज है, और ये दोनों मिल करके कार की विशेषता बता रहे हैं। फिर है फ्रेज का दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि एडजेक्टिव आया है भाई किसी नाउन के पहले, तो इसके पहले हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं ना, और इस नाउन के पहले हम कोई डिटर्मिनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय था, ए एक्सट्रीमली कर सकते हैं, एन एक्सट्रीमली कर सकते हैं इसको, है ना। एन यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि एक्सट्रीमली है, ई से स्टार्ट है। अब ज़रा देखो, मतलब साउंड है ई का, तो एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉय जो है, अब यहाँ पर क्या है कि एडवर्ब आया है पहले, फिर आपका एडजेक्टिव आया है, फिर और तीसरे तरीके से एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और नाउन का सीक्वेंस ये होता है, एक्सट्रीमली सैड अबाउट हीज रिजल्ट, है ना। यहाँ पर एडजेक्टिव ये है, अबाउट हीज रिजल्ट ये है ना, मतलब अबाउट यहाँ पर प्रेपोजिशन था। अब आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिवल क्लॉज का मतलब होता है कि रिलेटिव क्लॉज को ही बोलते हैं एडजेक्टिव वाले क्लॉज। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि हु से स्टार्ट है, हुड से स्टार्ट है, और इस पूरे क्लॉज को ही कहते हैं कि ये किसी नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, और पूरे के पूरे सेंटेंस आपका क्लॉज जो है आपका ये कहलाता है एडजेक्टिवल क्लॉज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो 227 में है कि किसी नाउन के पहले अगर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मॉडिफायर्स आता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर है पहले डिटर्मिनर आता है, फिर एडजेक्टिव, फिर मॉडिफायर्स, फिर नाउन।
उसके बाद का रूल्स बता रहा था क्या, हम मॉडिफायर्स के बारे में यहाँ पर है कि वैसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव ना होते हुए भी, मतलब वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और वो क्या करे, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता हो, तब उसको मॉडिफायर कहते हैं। नाउन की सेंस में नाउन कहते हैं तब जब वो कंपाउंड नाउन बना रहा होता है तब, है ना। जैसे ट्रक ड्राइवर में ट्रक जो है ड्राइवर की विशेषता बता रहा है, हालांकि ये दोनों मिल करके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं ना, और इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रक को ड्राइवर के लिए मॉडिफायर कहेंगे। बेडशीट, मॉर्निंग वॉक, स्कूल बैग, इस तरीके से। फिर आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 और V3, ये दोनों क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे स्विमिंग पूल, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, टायर्ड मैन। फिर आपका क्या आगे आगे है, जब एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो तो किस सीक्वेंस में रखते हैं, तो इसको याद कर लो, अब भी याद कर लो, है ना, बाद में मत छोड़ना, इसको लिख करके इसको चिपका सकते हो अपने स्टडी टेबल के सामने। देख लो यहाँ पर पहले है क्वांटिटी और नंबर, ये इसलिए वैसे ये तो इजीली याद हो जाएगा कि सबसे पहले यही रहता है, क्योंकि डिटरमाइनर की तरह काम करता है ये क्वांटिटी और नंबर, ये सबसे पहले ही आएगा, बात है। और ये सबसे लास्ट में आएगा आपका मेन नाउन, क्यों, क्योंकि इसी के तो सारी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सारे एडजेक्टिव पहले आ रहे हैं। फिर ओपिनियन, तो क्वांटिटी, नंबर और ओपिनियन को एक साथ ध्यान में रखो। साइज, शेप, साइज, एज, शेप, कलर, है ना, ये और ओरिजिन, इसको एक साथ याद रख लो। फिर अब पर्पस, मटेरियल, ये दोनों को एक साथ याद रख लो। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं याद रखना, है ना, और ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो, नो सेस को PM करके, ये भी बता दिया। तो यही सारे रूल्स थे आज, बहुत ज़्यादा रूल्स तो नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ समझना होता है, समझाना होता है, इसलिए टाइम टेकिंग तो हो ही जाता है, तो आपको टेंशन नहीं, लेकिन रिवीजन नहीं आपको, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में काम आने वाले सारे रूल्स, खास करके तब जब एडजेक्टिव और डिटरमिनर के बाद हम लोग इस टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो टॉपिक होगा वो कंबाइंड होगा, वो देखना वो इतना दिलचस्प होगा, आप लोग जो सोच करके रखे होगे, जो पढ़ करके रखे होगे, वो सारा भ्रम आपका टूट जाएगा। मैं बस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा उसमें, कि देखते हैं कि भाई आप में से कितने लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चंस होंगे, है ना। उसमें क्या होगा, मतलब 2-3 लाइन के अगर एक सेंटेंस है, उसमें क्या होगा, कहीं नाउन है ना, कहीं एडजेक्टिव है, कहीं प्रोनाउन है, कहीं प्रीपोजिशन है, वर्ब है, और एडजेक्टिव एडवर्ब है ना। तो इस तरीके से आपको चूज करना है, समझना पड़ेगा उसको कि कौन नाउन है। अगर नाउन नहीं है, मान लिया जाए कोई नाउन नहीं है ना, वहाँ मतलब उस पार्ट में नाउन है ही नहीं, और वहाँ पर सिंपली आपका आ गया है एक डिटरमिनर, है ना, तो इस डिटरमिनर के लिए नाउन ढूंढोगे कि नहीं, ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी बताया कि डिटरमिनर जहाँ भी दी जाए समझ जाना, उसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। और मान लो वहाँ पर नाउन नहीं दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो क्लियर कर पाओगे कि यहाँ पर अगर नाउन नहीं है तो वो आ तो एडजेक्टिव होगा, या फिर आप फिर इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई डिटरमिनर आ गया है, तो आपको समझना है कि उसके बाद क्या है, कोई नाउन ज़रूर होगा। और मान लो कोई नाउन नहीं है, वहाँ पर एडवर्ब है और एडजेक्टिव है, और फिर भी ये डिटरमिनर आ चुका है और नाउन है ही नहीं इसके बाद, तो इतना तो क्लियर हो जाएगा ना कि यहाँ पर से डिटरमिनर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनर है, इसका मतलब उसके बाद कोई ना कोई नाउन है। बात समझ रहे हो। तो उसी के बेस्ट पर हम लोग उस टाइम देखेंगे, और आज जो भी मैं बताया हूँ उस टाइम भी काम आने वाला है, तो आपको ध्यान में रखना होगा ये छोटी छोटी बातें। इसके बाद आने वाले जो क्लास है, मतलब 1 क्लास या 2 क्लास, उसमें मैं आपको थोड़े से एडजेक्टिव का ऊपर लेवल का चीज़ को लेकर के चलूँगा, है ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें, ठीक है। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।